Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटा फटाफट से हम थोड़ा चैप्टर बचा है, मोस्ट प्रोबेबली आज हो ही जाएगा, तो वो कर लेते हैं ताकि टाइमली ये भी काम हो जाए भाई। चलिए देखते हैं बेटा। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो गई होगी सबको। यस सर। चलो, तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स हमने लास्ट टॉपिक देखा था, दैट वो चार्ज ऑन द कोलॉइड्स कि कोलॉइड्स पे किस तरह का चार्ज हमारे पास में होता है। तो वो हमें ध्यान में रखना था क्योंकि बिल्कुल बेसिक था। कैसे हम डिसाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज? बाय गेटिंग दी कॉमन आयन। जो कॉमन आयन होगा वो एडजॉर्ब होगा सरफेस पे बेटा। बट नेचर में कुछ सब्सटेंस जैसे है जो प्रिफरेबली पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना था कि यदि कुछ ना दिया जाए हमें और बोल दिया जाए, जैसे कोई बोल दे सल्फाइड सोल किस तरह के होंगे, सो दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज सोल। ओके, तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है काफी सारी चीजें, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, वी नीड टू रिमेंबर इट लाइक दिस। ऑल राइट, ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। उसके बाद हमने आपको समझाया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डबल लेयर मीनिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर का मतलब हो गया हमारे पास में जब कोई भी कोलॉइड पार्टिकल्स होंगे उसके सरफेस पे आप देखेंगे बेटा, तो एक तो कॉमन आयन आएगा सबसे पहले। तो जब कॉमन आयन आके सरफेस पे बैठ जाएगा, सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद में हमारे पास में नेगेटिव आयन की मतलब जो कॉमन होगा वो तो सरफेस पे आएगा, तो लेट से पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है, और अपोजिट वाला उसके ऊपर एक और लेयर बना लेगा। सो वी कॉल्ड फर्स्ट लेयर एज अ फिक्स्ड लेयर एंड सेकंड लेयर एज द डिफ्यूज लेयर ऑल्सो, एंड कंबाइंड दीज टू लेयर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। और इलेक्ट्रिक डबल लेयर की दोनों लेयर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वी कॉल इट एज जीटा पोटेंशियल। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आई होप सारे डिस्कस हो गए थे बेटा, और बिल्कुल बेसिक था जो हमें ध्यान भी रहना चाहिए। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा इसी से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफोरेसिस, अ वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज दिस? द मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलॉइड पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अ वेरी वेरी स्मॉल डेफिनेशन, आई होप इस पे पहले भी हमने डिस्कस किया था जब हमने कोलॉइड को प्योरिफिकेशन देखा था। तो क्या होता है, मान लो बेटा कोलॉइड का सॉल्यूशन है, उसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगा दे, एक कैथोड लगा दे मान लो और एक एनोड लगा दे। ठीक है, तो कैथोड हो गया आपका जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, एनोड हो गया नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे यदि कोलॉइडल पार्टिकल्स है तो उनपे चार्ज होगा कोलॉइड पार्टिकल्स पे। तो जब जो कोलॉइड पार्टिकल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ जाने लगेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड पार्टिकल्स है वो कैथोड की तरफ जाने लगेंगे। तो इस तरह से आपके डिफरेंट चार्ज के यदि कोलॉइड पार्टिकल्स रहते हैं तो सेपरेट भी हो सकते हैं, उनको अलग अलग भी किया जा सकता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? The movement of charged colloid particles towards oppositely charged electrodes on applying electric field is called electrophoresis। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, एंड दैट मूवमेंट इज नॉन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अ वेरी सिंपल थिंग है ना, the movement of charged particles by applying electric field or due to electric field towards oppositely charged electrodes is known as the electrophoresis। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी तरीके से ध्यान रखें। तो देखो बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएंगे? मूव टूवर्ड्स द कैथोड, वाहिल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स द एनोड। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे, यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या? एनोड नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, और
बाहर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे, कैथोड की तरफ। सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में कैटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, बट दैट इज व्हेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम अप्लाई करते हैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, तो एनोड इज सब्सटेंस वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। तो ऑक्सीडेशन अकर करेगा, इस पे कोई भी है आके ऑक्सीडाइज हो जाना। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। कितने लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा आइडिया है क्या, कि वहां उस पे जाना पड़ेगा बेटा इसके लिए? एनीवन नोज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस? हमने थोड़ा तो पढ़ा हुआ है पुरानी क्लासेज में। मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, यस, नो? बेटा सी, एक वंस आई विल कंफर्म इट। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है आपको पता हो तो हमारे पास दो चीज होती है बेटा। सॉल्यूशन में आप मान लो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कुछ मिक्स है सॉल्यूशन में, तो हम यदि इसमें दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करके इसको बाहर यदि बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं, तो लेट्स से जिस हिसाब से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सो दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव, दिस टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव। तो सॉल्यूशन में आपके जो आयंस होंगे उसमें से नेगेटिव आयंस होंगे वो इस तरफ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे वो इस तरफ जाएंगे। तो इस तरह से होता है, और इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट काम में आता है। सो एक्चुअली फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट और नॉट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेज। यदि नहीं है तो आई विल चेक इट, है ना, हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। सो जस्ट होल्ड फॉर दिस स्टेटमेंट, आई विल कंफर्म इट, है ना। आगे देखते बेटा, व्हेन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रिवेंटेड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिस्पर्जन मीडियम स्टार्ट्स टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। यदि हम किसी तरह ये मूवमेंट, पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दे यदि हम, तो उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। व्हाट वाज ऑस्मोसिस, यदि हमें रिमेंबर है तो हम ऑस्मोसिस किसे बोलते थे? एनीवन? movement of solid particles Movement of particles from higher concentration to lower concentration ठीक through a है, through a semi-permeable membrane. semi-permeable membrane. हाँ बिल्कुल। और क्या हम ये भी बोल सकते हैं, याद करो, कि पार्टिकल्स जो है, या हम ये बोले कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाए, और यस वी कैन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाने लग जाए। तो सेम थिंग यहाँ पे होती है एक्चुअल में। यदि हम पार्टिकल्स के फ्लो को रोक दे किसी तरह से, बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय अप्लाइंग लेट्स से एनी ऑफ दी मीडियम में हम उल्टा फ्लो करवाने लग जाए उसको, तो जब भी हम व्हेन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड, यदि हम मूवमेंट पार्टिकल्स का रोक दे एक से दूसरी तरफ, इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्जन मीडियम स्टार्ट्स टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बात ध्यान क्या रखना है फॉर द टाइम बीइंग, टाइम बीइंग आप बेटा ध्यान रखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलेड पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने को ही हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। एंड एक जो एनोड और कैथोड का डिफरेंशिएशन है दैट वी विल लर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये पॉइंट मोर क्लियर होगा। आई एम नॉट श्योर करंटली दिस पॉइंट शुड बी करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ दिस इज दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस देन इट शुड बी करेक्ट, अदरवाइज इट शुड बी इनकरेक्ट। सो आई विल कंफर्म दिस, है ना, एक बार कंफर्म कर लेंगे, तो इसको अभी रहने देना। I will confirm this and will let you know. Clear? Yes, sir. ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट से इतना पार्ट लिख लो बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखे अभी। बायोलॉजी में भी बच्चों पढ़ाया क्या तुमने इलेक्ट्रोफोरेसिस?
नो सर। अभी तक तो नहीं सर। अच्छा नहीं पढ़ा, आएगा शायद आरएनए डीएनए वगैरह में आता है इसको सेपरेशन वगैरह में, बट ठीक है। मैं पढ़ो ना पढ़ो, सर एक चैप्टर ही तो खत्म है अभी तक बायोलॉजी में। क्या हुआ बेटा? सर एक ही चैप्टर खत्म हुआ है अभी तक बायोलॉजी में। अच्छा अच्छा, कि सर बेटा ये ये, टिंडल इफेक्ट का सर जो आपने लिखा था ना सर, ये हाँ सर इफेक्टिव इंडेक्सेस, सर ये समझ हाँ नहीं आया सर। बेटा वो फिजिक्स में समझेंगे हम, है ना। डू नॉट वरी, अभी आएगा भी नहीं फिजिक्स में पूरा चैप्टर ऑप्टिक्स, वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पे बात होगी तब समझेंगे, ठीक है। ओके सर। एक्चुअल में हुआ है ना, तुम्हारी परसों शायद ऑफ किया था तो मैं गिर गया था, तो थोड़ा बैक पेन है बहुत ज़्यादा मेरे, तो उसके अगले दिन भी क्लास और आज भी थोड़ा है पेन अभी भी, तो उस दिन तो क्लास इसीलिए कैंसिल करनी पड़ी थी मुझे। लिख लिया हमने? यस सर। चलो बेटा, आगे देखो, बहुत बेसिक सा टॉपिक है और बहुत बेसिक सी चीज़ है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे। कोगुलेशन। अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया था क्या क्या पढ़ते हैं, पहले हमने देखा प्रिपरेशन, फिर हमने देखा उसका प्योरिफिकेशन, फिर हमने देख लिया एक तरह से कि बेटा उसको प्रॉपर्टीज क्या है, सॉरी प्रॉपर्टीज क्या होगी। अब देखने वाले हैं कि वो प्रिपेयर हुआ हुआ बिगड़ कैसे जाएगा, मतलब कोगुलेशन जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, we call it coagulation in technical terms. So what is coagulation or precipitation? Conversion of colloidal solution into a precipitate, और इसका उल्टा क्या होता था याद करो, what is the reverse of coagulation? पेप्टाइजेशन। Peptization. Correct. Peptization. Correct. Peptization was making a precipitate into colloid. So conversion of colloidal solution into precipitate is called coagulation. तो हम देखते हैं बेटा, यदि मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ पे colloid है और यहाँ पे precipitate है, we have the process colloid to precipitate, this is coagulation, and precipitate to colloid we call it peptization. वेरी सिंपल। तो पहला तरीका क्या है देखो, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ध्यान दे बेटा, एक चीज को समझे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स कैन बी डन। लायोफिलिक सोल्स का कोगुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्यों? सर लायोफिलिक बिकॉज अलग ही होते हैं वाटर से, अलग की भी बात प्रेसिपिटेट भी नहीं, नहीं वाटर नहीं बनेगा। बेटा, सॉल्यूशन से बहुत स्टेबल होते हैं, लायोफिलिक कॉलोइड्स आर वेरी स्टेबल, और आपको पता होगा तो दे आर रिवर्सिबल ऑल्सो, तो इवन हम ट्राई भी करते हैं तो वो वापस बन सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं हो सकता, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर स्टेबल। तो हमसे कोई पूछे लायोफिलिक का क्यों नहीं होता, लायोफिलिक हो सकता है बट लायोफिलिक कॉलोइड्स आर डिफिकल्ट टू कोगुलेट, आर वेरी डिफिकल्ट टू कोगुलेट, ठीक है ना, ये ध्यान रखें हम, वेरी डिफिकल्ट टू कोगुलेट
ड्यू टू स्टेबिलिटी। चलिए आगे देखो बेटा। तो इनकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि इनको इजीली कोगुलेट नहीं कर सकते, और लायोफोबिक को इसलिए आसानी से कर सकते हो कि लायोफोबिक तो ऑलरेडी कम स्टेबल है। तो पहला मेथड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, द कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड गेट्स डिस्चार्ज्ड इन प्रेसिपिटेट। तो इसमें क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रोड पे जाके बेटा रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में थोड़ा और ढंग से बेटा डिटेल्ड वे में हमें आगे समझ में आएगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस या मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सीख लेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। बट आई होप यदि हमें थोड़ा सा रिमेंबर इलेक्ट्रोलिसिस का, तो पॉजिटिव जो चार्ज स्पेशीज जैसे जाती थी तो वो आपकी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज वगैरह होती थी एनोड कैथोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था और कैथोड पे रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा है, जब हम सीखेंगे तब मैं एक बार वापस से डिस्कस कर लूंगा इसे। तो क्या होगा बेटा, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज जो गया, तो पॉजिटिव चार्ज जाके यदि रिड्यूस होगा तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, तो रिड्यूस होगा और नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडाइज होकर अपना चार्ज को लूज कर देंगे और इस वजह से वो डिस्चार्ज होकर प्रेसिपिटेट बना लेंगे वहां पे, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो द वेरी बेसिक थिंग क्या होता है, डिस्चार्ज होने की वजह से प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। और देखो, बाई मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स। अब इसमें क्या होगा, अपोजिटली चार्ज सोल्स व्हेन मिक्स टुगेदर इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन न्यूट्रलाइज देयर चार्ज एंड गेट पार्शियली और कंप्लीटली प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो बेटा मैं AgI का नेगेटिवली चार्ज सॉलिड ऐड कर दूं और AgI का ही मान लो पॉजिटिवली चार्ज ऐड कर दूं, तो इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो हमें पता चलेगा कि चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएगा जो इनको होल्ड किए हुए था कोलोइड की शेप में, और AgI का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो दो अपोजिटली चार्ज सोल्स को भी हम मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं, उनको कोगुलेट करवा सकते हैं। अ वेरी बेसिक प्रोसीजर, क्या ध्यान ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हो गया, कोलोइडल पार्टिकल्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, डिस्चार्ज होकर प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है बेटा, मिक्सिंग सी कॉमन चीज क्या है, प्रेसिपिटेट बनाना है तो हमेशा ध्यान रखो, प्रेसिपिटेट बनाना है somehow we remove charge of colloid। तो हमें प्रेसिपिटेट बनाना है तो somehow we will remove the charge of colloid। Are you getting it? तो Yes, sir. इस मेथड में भी हम चार्ज रिमूव कर देते हैं, इसमें भी चार्ज रिमूव कर रहे हैं। देखो जरा, तुम्हें पता चल जाएगा देखने से कि चार्ज रिमूव किया जा रहा है। नेक्स्ट, बाय बॉइलिंग। अच्छा, बॉइल करने से क्या होगा, व्हेन अ सॉलिड इज बॉइल्ड द एडजॉर्ब्ड लेयर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, दिस रिड्यूसेस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एज दे अल्टीमेटली सेटल डाउन इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब क्या किया कि मान लो कोई कोलोइड था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनी हुई थी, मतलब पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब हो रखे थे पॉजिटिव, तो इसको बॉइल जब किया हमने, हीट प्रोवाइड की, तो ये जो लेयर के पार्टिकल्स थे इनको हीट मिली और ये डिस्टर्ब हो गए, और डिस्टर्ब होकर यदि यहाँ से चले गए तो ये वापस से फिर प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। अगेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिमूव द चार्ज लेयर, और चार्ज उनपे से रिमूव करते हैं हम कोलोइड से। सो व्हाट इज द मेन वे ऑफ प्रेसिपिटेटिंग अ कोलोइड, बाय रिमूविंग द चार्ज ऑफ कोलोइड। कैसे कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिक्सिंग करके अपोजिट चार्ज को, तो अपोजिट चार्ज को मिक्स किया तो भी हो जाएगा, बाय बॉइलिंग, बॉइल करके हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर है, बेसिक से पॉइंट्स है सारे। तो क्विकली बेटा लिख लो इनको जल्दी जल्दी से। और लिखने में फास्ट रेस रखें हम।
करना वापस फाउल हो गया। जल्दी से लिख लो बेटा। तो डन। सर अब करा लो सर, नोट्स सर बाद में लिख लेंगे कल बैठ के। अरे बेटा ऐसे चक्कर में तो नालाई करते हो, जो एक दो लिखेंगे वो लिख लेंगे बस। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, बाई परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस का क्या मतलब है बेटा? उस सॉल्यूशन का बार बार डायलिसिस करो, मतलब करते ही जाओ, एक बार लिया फिर उसको इम्प्योरिटी हटी फिर डायलिसिस करो। तो ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस ट्रेसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल आर रिमूव्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड कॉलोइड बिकम अनस्टेबल एंड कोगुलेट। तो यदि हम बार बार डायलिसिस करेंगे तो अगेन इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रोवाइड कर रहा है? चार्ज। तो इलेक्ट्रोलाइट या चार्ज रिमूव होते ही वापस से वो अनस्टेबल हो जाएगा और कोगुलेट हो जाएगा। अ वेरी सिंपल थिंग, बार बार यदि डायलिसिस करेंगे तो सब कुछ, मतलब थोड़ा भी चार्ज था वो भी खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली सब कुछ सेपरेट हो जाएगा उससे। So that is by persistent dialysis. By addition of electrolyte, this is important. ये कैसे होता है समझे। मान लो बेटा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कोलोइड है, पॉजिटिव चार्ज कोलोइड पहले समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। इस पॉजिटिव चार्ज कोलोइड में हम यदि कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पार्टिकल्स ऐड कर दें, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐड कर दो, ऐसे पार्टिकल जो इस पे पॉजिटिव चार्ज जिसने बनाया उसको हटा ले। तो क्या करेंगे, जिसने इसके पॉजिटिव चार्ज बनाया है उसको ये हटा लेंगे और इनके हटाने की वजह से इसका चार्ज हट जाएगा और फिर से वो कोगुलेट कर जाएगा। तो इसी तरह बताओ, नेगेटिव चार्ज कोलाइड होगा तो कैसा पार्टिकल को ऐड करना पड़ेगा? नेगेटिव को हटाने के लिए कैसा प्रेफर किया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बात को समझ पा रहे हो क्या? सर ये वापस समझा दो। बेटा समझो, किसी इलेक्ट्रोलाइट पे समझो पॉजिटिव चार्ज है यदि, तो पॉजिटिव चार्ज को यदि हमें हटाना है, ध्यान से सुनना, तो पॉजिटिव लेयर को कौन हटा सकता है बताओ? क्या नेगेटिव चार्ज उससे रिएक्ट करके हटा सकता है? तो हमें ऐसा कोई Yes, सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा जिसका नेगेटिव चार्ज उसके पॉजिटिव चार्ज को हटा सके। इसी तरह देखो, पॉजिटिव चार्ज यदि किसी नेगेटिव चार्ज है किसी कोलोइड पे, तो हमें ऐसा सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा जिसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव को हटा सके। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा, डू नॉट वरी, है ना, अभी एग्जांपल्स दूंगा। तो बेटा लिखा हुआ यही है, व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट एज कोलोइड इंटरेक्ट विद आयंस कैरिंग चार्ज अपोजिट टू द प्रेजेंट ऑन द देम सेल, दिस कॉज न्यूट्रलाइजेशन लीडिंग टू देयर कोगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखना, a negatively charged ion when added to a positively charged salt causes coagulation. The negatively charged ion is called coagulating ion or flocculative ion, as it neutralizes the colloid to cause coagulation। मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तुम्हें, जैसे एग्जांपल देखो बेटा, मान लो AgCl का कोलोइड था एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इसके चारों तरफ I- बैठा हुआ है,
लेट अस सपोज इसके चारों तरफ I माइनस बैठा हुआ है, सॉरी I माइनस तो जाएगा ही नहीं, Cl माइनस, लेट से Cl माइनस इसके तरफ है बेटा। तो कैसा कोलोइड हो गया ये? नेगेटिवली चार्ज को ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ध्यान से समझना बेटा इस बात को। तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। तो ये नेगेटिव चार्ज कोलोइड है। अब मुझे इसको प्रेसिपिटेट करवाना है, तो क्या ये इसके ऊपर का Cl माइनस का चार्ज इसे हटाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस डाल सकता हूँ जो इस Cl माइनस को पकड़ के खींच ले। तो लेट अस से कि मैंने जैसे कि मान लो इसमें ऐड कर दी इम्प्योरिटीज AlCl3 की। AlCl3 मतलब इलेक्ट्रोलाइट है जिसको मैंने इसमें मिला दिया। तो बेटा यहाँ पे Al जो है वो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है एंड इट कैन आल्सो रिएक्ट विद दिस Cl। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद इसको पता नहीं है कि ये Cl किसका है और ये Cl किसका है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? भाई एक बार सॉल्यूशन में आ गया तो ये तो पता है नहीं कि ये Cl किसका और ये Cl किसका, तो थोड़ा बहुत तो इनको भी अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो यहाँ से जैसे जैसे चार्ज रिमूव होना शुरू होंगे वैसे वैसे कोगुलेट होना शुरू हो जाएगा, और इवन एक इनफ कंसंट्रेशन नहीं होगी तो ये कोगुलेट हो जाता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो हमने AlCl3 ऐड कर दिया, तो देखो इसका पॉजिटिव पार्ट कैन रिएक्ट विद Cl माइनस। आर यू गेटिंग इट नाउ? यस सर। तो इसके लिए हमने कैसा आयन ऐड किया? पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा कोगुलेटिव आयन। ठीक है, कोगुलेटिव आयन, कोगुलेटिव आयन। और सपोज करो हम यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज कोलोइड होता, फॉर एग्जांपल जैसे AgCl है, इस पे A+ की लेयरिंग होती है। सपोज करो मान लो Ag+ की लेयरिंग होती है और हमें नेगेटिव पार्टिकल ऐड करना पड़ता है इसको रिएक्शन करवाने के लिए। लेट्स से मैं I- ऐड करता जो इसको अट्रैक्ट कर सके, तो क्या ये हट जाते? तो उस समय I- आपका नेगेटिवली चार्ज आयन होता है इसको कोगुलेट करवाने वाला, और उसको भी तो कोगुलेटिंग आयन है। मेरे ख्याल से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव ऐसा ऐड करो जो इससे रिएक्शन कर सके, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन ऐसा ऐड जाना चाहिए जो इससे रिएक्शन कर सके। क्लियर? यस सर। तो ये छोटा सा ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमसे कई चीजें पूछते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी यूज्ड टू कोगुलेट दिस। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, अच्छा ये तो नेगेटिव चार्ज वाला कोलोइड है तो इसको पॉजिटिव वाले कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास में। तो प्रोसेस क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वो अपोजिट चार्ज को हटा लेता है उसमें से। आगे देखो बेटा, ये तो हो गया लायोफिलिक सोल्स का, सॉरी लायोफोबिक का। अब हम यदि लायोफिलिक का करना चाहे तो क्या तरीका है? तो पहली बात तो बेटा ये बहुत डिफिकल्ट है। तो लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबल बिकॉज ऑफ चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, सो वी रिमूव दीज टू फैक्टर्स टू कोगुलेट देम। अब बेटा क्या होता है, चार्ज तो सही था, यहाँ पे सॉल्वेशन आता है। वो सॉल्वेशन कैन एनीवन एक्सप्लेन? कुछ नहीं है, इट इज सिंपल अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। ठीक है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है डीपी और डीएम का, उसी को हम सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। सो वी रिमूव दीज टू फैक्टर्स। कैसे रिमूव किया जाता है? एक तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो अपोजिट चार्ज वाला। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा? क्या वो इस चार्ज को हटा लेगा? आ रही बात समझ में? एक दूसरा है कि सॉल्वेंट का अट्रैक्शन कम करना है तो सूटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दो, ऐसा जो इसको रिपेल करना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो हम ऐसे छोटे, जैसे अब तो क्या पता हम नहीं करते बट ऐसी चीजें होती थी कि मान लो हमें कोई दो दोस्त हो, उनके बीच में दरार पटकनी है और वो अच्छे दोस्त हो, तो क्या हमें तीसरे किसी ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ता था जो ये काम कर सके? याद है क्या? यस सर। मतलब कहीं किसी ना किसी तरह से हम कुछ ना कुछ तीसरा पर्सन या उसको किसी एक को उलझाते थे दूसरे को। तो सेम थिंग इज देयर, हम कोई तीसरी चीज ऐड करते हैं जो इनके अट्रैक्शन को खत्म करना शुरू कर दे। तो दो चीजें करनी पड़ेगी। देखो एक तो चार्ज, यहाँ तो देखो चार्ज हटाने से काम हो गया क्योंकि अट्रैक्शन नहीं था उनके बीच में, तो चार्ज ने ही उनको कोलोइड बना रखा था। यहाँ पे हमें ये भी इफेक्ट हटाना है तो हमें कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिसकी वजह से इनके आपस में पर लड़ाई शुरू हो जाए, ऐसा समझो। मतलब आपस में
उतना अट्रैक्शन न रख पाए, तो ये खत्म होते ये भी हो जाते हैं। बट ट्रूली स्पीकिंग दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं है कि हमें कोई ऐसा मिल पाए जो इनके अट्रैक्शन को खत्म कर सके। दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। बट क्या कर सकते हैं, हाँ कैसे कर सकते हैं, ऐसे। बट क्या हमेशा हो सकता है, नहीं। बातें समझ में आ गई क्या? यस सर। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यदि लायोफ, वैसे तो आएगा नहीं, डोंट वरी, लायोफिलिक का कोई नहीं पूछेगा आंसर, पूछे तो भी हम बता सकते हैं। कैन लायोफिलिक कोलोइड्स बी प्रेसिपिटेटेड या कोगुलेटेड? यस दे कैन बी कोगुलेटेड बाय डूइंग दीज टू प्रोसेसेस। क्या हर कोलोइड को किया जा सकता है? नॉट नेसेसरी। लायोफोबिक को बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखें। सो आई होप दैट मेक सेंस। तो क्विकली बेटू इसे फिनिश ऑफ करो जल्दी से। लिख लिया बेटा हमने? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। चलो बेटा आगे देखो, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। तो बेटा प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स में क्या होता है, आपको समझ में आ गई होगी एक बात कि लायोफिलिक जो कोलोइड्स है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर देते हैं लायोफोबिक की। सो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स। लायोफिलिक colloids have a unique ability to protect lyophobic colloids from electrolytes. This is very important बेटा।
तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड और किसको बोला जाता है? सो एक्चुअल में प्रोटेक्टिव कोलॉइड हम बोलते हैं लायोफिलिक, को लिखा हुआ भी होगा। व्हेन अ लायोफिलिक सोल इज एडेड टू लायोफोबिक सोल, द लायोफिलिक पार्टिकल्स form a layer around the particles of lyophobic soil. Lyophobic sols are also called protective colloid. Lyophilic जो होते हैं उनको प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी बोला जाता है। करते क्या बेटा, सिंपल लॉजिक समझो। हम लायोफिलिक था, लायोफोबिक के अंदर हमने क्या कर दिया, लायोफिलिक कर दिया। अब लायोफिलिक क्या करता है, लायोफोबिक के जो पार्टिकल्स है उनके चारों तरफ खुद सराउंड कर लेता है इनको। तो अब वाटर सॉल्यूशन जो भी आएगा पहले इससे लड़ेगा, इसको हटाना मुश्किल है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो इसको भी नहीं तोड़ पाता है क्योंकि पहले इसको हराना पड़ेगा, है ना। वो बोलते हैं ना हमारे पीछे किसी की बैक होती है, मतलब कि अरे पीछे इतना बड़ा हाथ है तो उसको मुश्किल होता है मतलब डिस्ट्रॉय करना ना, वही बात है। तो ये भी फिर बोलते हैं अरे पहले तो तुम मुझे खत्म कर पा रहा था, अब देख मेरे पास प्रोटेक्टिव लेयर आ गई, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम ऐड कर देते हैं यदि कोलॉइड के सॉल्यूशन में लायोफोबिक, देन वी कॉल इट एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो कई बार सिंपल पूछा जाता है विच टाइप ऑफ कोलॉइड इज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड, व्हाई इट और हाउ इट वर्क्स एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो सिंपली हम बोलेंगे बेटा व्हेन वी ऐड इनटू द लायोफोबिक सॉल्यूशन इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सॉल्यूशन, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, एक रूल आता है, हमसे पूछा जाता है, दैट इज हार्डी-शुल्जे रूल। ठीक है, हार्डी-शुल्जे रूल। व्हाट इज दिस? दिस रूल सेज दैट कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब क्या हुआ, यदि मुझे कोगुलेट करना है, देखो यहाँ पे तो हमने देखा कि अपोजिट चार्ज ऐड करना पड़ेगा, तो कोगुलेटिंग पावर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि मैं 3 वाला चार्ज करूंगा तो कोगुलेशन जल्दी होगा, मैं 2 वाला चार्ज करूंगा तो कोगुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, और 1 वाला चार्ज करूंगा तो कोगुलेशन में उससे भी थोड़ा कम टाइम, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दिस इज नोन एज हार्डी-शुल्जे रूल। और नेगेटिव में भी जैसे बात करूं तो नेगेटिव में भी यदि आप ज्यादा चार्ज के आयन को ऐड करेंगे तो वो जल्दी कोगुलेट करवाएगा उससे कम के मुकाबले। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। क्या याद रखना है हार्डी-शुल्जे रूल में, कोगुलेटिंग पावर जो होती है, मतलब किसी भी आयन को ऐड करके वो कितना जल्दी कोगुलेट करवा सकता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप ये बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये समझो, मान लो AgI का कोलॉइड है बेटा, एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, AgCl का मान लो सेम है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें 3 लोगों को ऐड करूं, यहीं पे दिए हुए को ले लेता हूं, Al3+, Mg2+, Na+। बताओ कौन सा फास्ट कोगुलेशन करवा देगा? नहीं, अरे बेटा जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है, कोगुलेटिंग पावर चार्ज के प्रोपोर्शनल, Al, तो जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है वो फास्ट कोगुलेट करवाएगा, तो सबसे जल्दी कोगुलेशन Al3+। ऐसा क्यों? लॉजिक से सोचो, क्या बेटा एक Al3 3 Cl को मारेगा, मतलब 3 Cl को आएगा। आर यू गेटिंग इट? नहीं आई बात समझ में? यस सर, समझ गए। अरे एक Al बेटा 3 Cl को हटाएगा, तो क्या थोड़े से Al ही हटा देंगे Cls को अच्छे से? यहाँ पे थोड़े ज्यादा Mg ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि एक Mg 2 Cl को हटाएंगे इसके ऊपर से। नेगेटिव चार्ज है मतलब Cl- है, और Na+ जो होगा वो एक को ही हटाएगा। तो जब कोई इंसान 3 लोगों का काम अकेला कर सकता है तो क्या वो फास्ट करेगा कि नहीं करेगा? खुद से सोच के देखो। क्लियर? यस सर। अरे कॉमन सेंस डेली लाइफ का। यदि मैं मान लो एक बार में एक चेयर एक रूम से दूसरे रूम में रखता हूँ, और कोई एक दूसरा पर्सन है जो एक बार में 3 चेयर रख सकता है एक से दूसरे रूम में, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो रूम को जल्दी खाली कर देगा। मान लो खाली करना है मुझे चेयर्स को। क्लियर? सो दैट इज द वेरी Yes, sir. सिंपल लॉजिक। आगे देखो बेटा, एक टर्म और यूज होती है, कोगुलेटिंग वैल्यू। व्हाट इज दिस? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कोज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 आवर्स। बेटा डिफाइन किया गया है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, ये डेफिनेशन 2 आवर्स के लिए ही डिफाइन की गई है। इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। अगेन लेट मी रिपीट, जैसे कि Al, Mg और Na ऐड करूंगा, तो बेटा किसकी कितनी कंसंट्रेशन चाहिए,
ताकि 2 घंटे में कोगुलेशन पूरा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम कोगुलेटिंग वैल्यू। सिंपल समझो कि मुझे कितना Al3+ लेना पड़ेगा ताकि ये 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो जाए, मुझे कितना Mg2+ लेना पड़ेगा कि ये 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो जाए, मुझे कितना Na+ लेना पड़ेगा कि ये 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो जाए। द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हाइयर विल बी कोगुलेटिंग पावर। कॉमन सेंस है बेटा, तो बताओ तीनों में से कौन सबसे स्मॉल लेना पड़ेगा? अरे इन तीनों में से कौन सबसे स्मॉल लेना पड़ेगा? Cl3+। हाँ ऑब्वियस है, अरे बताया तो तो सही बेटा एल्युमिनियम। ये। हाँ ये एक 3 को हटाएगा, तो एक केवल में हम क्या बोल सकते हैं, देखो इन दोनों को मिला के लिखूं मैं, सो कैन आई राइट कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। क्या समझ में आया क्या ये? मतलब जितनी छोटी कोगुलेटिंग वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। इज दिस क्लियर? यस सर। बेटा देखो, जितना स्मॉल क्वांटिटी नीड होगी उतनी ही कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी और उतनी ही हायर कोगुलेटिंग पावर होगी। तो कॉमन सेंस ये दोनों चीजें लिंक्ड है। तो सबसे कम कौन सा पार्टिकल लेना पड़ेगा हमें कोगुलेशन के लिए? जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है, और जिसपे सबसे ज्यादा एल थ्री चार्ज है प्लस उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा है। दैट्स इट। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो। सर ये Al+C अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो? तो बेटा फिर नेगेटिव आयंस लेते हैं हम। AlCl पे यदि Ag+ होता तो कोई ऐसे आयंस लेते जो Ag+ को हटा सके, ठीक है। जैसे मान लो बेटा Ag को हटाने के लिए हम क्या ले सकते थे? Cl- वाला ले सकते थे, O2- ले सकते थे Ag2O बनाने वाला, और इसी तरह मान लो कुछ और भी ले सकते थे लेट से, है ना। तो ये हटाने में फिर उसका चार्ज देखते कि किसका चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता, नेगेटिव वाला। आगे बात समझ में? ठीक है सर। बेटा देखो, नेगेटिव को हटाना है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव को हटाना है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, और जिस पे चार्ज उससे ज्यादा हो उसके हिसाब से वो काम करेगा, ऐसा। सर डन। डन। यस सर। और बच्चे बेटा हो गया? फटाफट से करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा,
एक लास्ट है बेटा, देखो यहाँ से, गोल्ड नंबर। सो व्हाट इज गोल्ड नंबर? वैसे तो पता ही चल गया होगा बेटा, ये भी एक तरह से कोबुलेटिंग वैल्यू जैसा ही कुछ है। जो कोबुलेटिंग वैल्यू है वही गोल्ड नंबर है, बस डिफाइन करने का वे अलग अलग है। तो बेटा कैसे डिफाइन किया गया इसको? द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड which is just sufficient to prevent the coagulation of 10 milliliter of standard gold solution। मतलब क्या हुआ कि आप ध्यान से देखोगे तो अब ये पूछ रहा है उल्टा, इसका उल्टा, कि हम प्रोटेक्टिव कोलोइड कितना मिलाए कि कोगुलेशन रुक जाए। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, अब ये थोड़ा टिपिकल है, डिफाइन करना है इसको। देखो, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड विच जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 milliliter standard gold solution when 1 milliliter of 10% solution of sodium chloride is added to it is called gold number। इट्स अ टेक्निकल डेफिनेशन, हमारे बेटा आईसीएससी में दी हुई है तो हम ध्यान में रख सकते हैं। इट्स अ टोटली टेक्निकल और रिमेम्बरेंस पे सब कुछ, इट्स कंप्लीटली देयर। हमारे काम की बात क्या है जो हमसे पूछी जाती है, और इवन बेटा ये सीबीएसई का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट दे आस्क इन द क्वेश्चंस। कैसे? जैसे कि पिछली बार की बात करूं तो जेई मेंस ने बेटा आपको डेटा दिया था इस टेबल से जेई मेंस ने डेटा दे दिया था 2-3 का, और पूछा था कि प्रोटेक्टिव पावर या प्रोटेक्टिव पावर कैसी होगी उनकी। तो प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। ये चीज हम मेनली ध्यान रखें। डेफिनेशन इज सेकेंडरी, बट हम किसी तरह से ये जरूर ध्यान रखें। तो प्रोटेक्टिव पावर उसकी सबसे अच्छी होगी जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा, और जिसका गोल्ड नंबर काफी ज्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर भी कम अच्छी होगी। तो यहाँ पे हम गोल्ड नंबर किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिव पावर, कि कितनी प्रोटेक्टिव पावर है किसी की। मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी। दिस इज टेक्निकल टर्म कि कितना क्या लेते हैं बेटा, 10 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने डिफाइन किया 2 ओवर्स, और मिलीमोल्स कितने चाहिए, यहाँ पे उन्होंने मिलीग्राम बोल दिया, और फिर उसकी कंडीशन क्या है, 10 मिलीलीटर को करना चाहिए जिसमें 1 मिलीलीटर ऑफ 10% ऑफ NaCl मिलाया जाए। तो इस तरह से ये उसके लिए डिफाइन किया गया है। सो दिस इज अ टेक्निकल टर्म, टेक्निकल वे में ध्यान में रखने की जरूरत है। तो कीप सेकेंडरी, थोड़ा सा पढ़ के एक बार याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जरूर ध्यान रखो प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू गोल्ड नंबर। तो हमें गोल्ड नंबर किसी 2-3 चीजों के दिए हुए हो तो हम उनको अरेंज कर पाए। इज इट गुड? आती बेटा बात समझ में? तो इवन जेई मेंस में क्वेश्चन आया था बेटा आपको यहाँ से, मतलब यहाँ से नहीं, 1-2 सब्सटेंस होती है, तो मैंने जस्ट बेसिक वो लिया है एनसीईआरटी से रह के रेफरेंस पे ही। तो यहाँ से शायद 2 या 3-4 सब्सटेंसेज भी उन्होंने गोल्ड भी ली थी तुम्हें, एंड दे आस्क्ड यू टू अरेंज दैट इन प्रोटेक्टिव पावर, ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर। तो हमें पता था ये रूल छोटा सा, तो वी कुड हैव अरेंज देम इवन विदाउट नोइंग एनीथिंग। डन? ये वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, तो मत लिखो भले इसे, ये रटने की जरूरत नहीं है। नो वन इज गोइंग टू आस्क इसकी गोल्ड वैल्यू कितनी होती है, ठीक है? मत रहने देना, टेबल रहने देना, जैसे अपने रेफरेंस के लिए रख लो अपने पास, बाकी देयर इज नो नीड टू मग अप दिस टेबल। सर डन। गुड। यस। चलिए देखो, इमल्शंस। सो व्हाट इज इमल्शन बेटा? इमल्शन एक छोटी सी टर्म या छोटा सा सब्सटेंस है, जो मैंने पहले बताया होगा, किसी को याद है क्या? लिक्विड इन लिक्विड, यस सर। याद करो, मिल्क बटर इन सब का एग्जाम्पल दिया था, और मैंने कहा था बेटा आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी सीखेंगे इनको, रिमेम्बर? यस सर। देखो बेटा, so emulsions are colloids where both DP and DM are liquids. These two liquids are immiscible और partly miscible। मतलब immiscible का मतलब होता है बेटा जो एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते हैं ना, नॉन सोल्यूबल कह सकते हो। जनरली वन ऑफ द लिक्विड इज वाटर, जनरली, नॉट ऑलवेज, बट जनरली एक वाटर होता है बेटा।
So there are two broad types of emulsions. One is oil dispersed in water, जिसको हम बोलते हैं बेटा ऑयल स्लेश वाटर टाइप. तो यहाँ पे ऑयल तो हो गया, वाटर तो हो गया बेटा डिस्पर्जन मीडियम, और ऑयल हो गया डीपी. तो इस कैटेगरी में कौन आते हैं? वाटर एक्ट से डिस्पर्जन मीडियम, तो वो मैंने वो ऑलरेडी बता दिया. एग्जाम्पल मिल्क, वेनिशिंग क्रीम एटसेट्रा. तो हमारा जो मिल्क होता है उसमें वाटर जो होता है बेटा वो आपका मीडियम होता है, मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है मिल्क में सर. मेरी बात को समझ रहे हो क्या? यस, दैट इज ट्रू. एक्चुअली में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है. बात को समझ पाए क्या हम? यस Yes, सर. sir. सर हम तो कहते थे दूध में पानी, हम तो ऊपर से और मिलाते हैं, अब वो मिलाते हो बात अलग है, बट एक्चुअल में वाटर कंटेंट इज मोर ऑयल. फेट कंटेंट, ऑयल क्या फेट है ना, ऑयल क्या है? फैटी तो है एक तरह से, तो फेट कंटेंट कम होता है एज कंपेयर टू वाटर. इसी तरह बेटा वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑयल टाइप, वाटर स्लेश ऑयल टाइप. तो यहाँ पे ऑयल हो गया आपका डिस्पर्जन मीडियम एंड वाटर हो गया आपका डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स्ड फेज. सो ऑयल एक्ट से डिस्पर्जन मीडियम, तो आपके पास फेट बहुत ज्यादा है बेटा, फेट बहुत ज्यादा है ऐसे समझो. तो एग्जाम्पल बटर और, इसीलिए तो बोलते हैं बटर में बहुत ज्यादा फेट होता है, कम खाना चाहिए, या हार्ट पेशेंट्स को मना किया जाता है. थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? Yes, sir. यस सर. और बटर जो होता है वो कितना वो होता है, उसमें फेट ज्यादा होता है. तुमने गौर भी किया होगा बेटा, इवन 2 लीटर ऑफ मिल्क को भी यदि हम उबालते जाए और उबालते जाए, और बटर या बेटा उससे आप अपन मावा समझ लो या कुछ भी समझ लो बनाते हैं हम, तो इट हार्डली रिमेन्स वेरी लेस. मतलब हार्डली तुम समझो 2 लीटर से जैसे देखोगे तो 250 ग्राम, 500 ग्राम, 250 से बनता है काइंड ऑफ, इतना ही बन जाए बहुत बड़ी बात होती है. प्रॉपर मतलब बहुत ज्यादा अपन घर पे बनाते हैं, तो बाहर तो क्या वो कई तरीके के सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं. तो इसमें से सोचो कितना पानी उड़ गया, 2 लीटर में से कितनी अदर चीजें उड़ गई है आपकी, फिर इतना सा बचता है. सो इट मेनली कंटेन्स देन ऑयल. आ गई बात समझ में? मतलब फैट कंटेन करता है मेनली. गुड. यस सर. तो इस तरह से बेटा होता है आपका emulsions like water and oil separate into 2 layers and make the emulsion unstable. तो बेटा emulsions में क्या होता है, देखो ऐसे डिफरेंट लेयर, आप खुद से करके देखो. तुम पानी घर पे थोड़ा सा वाटर लेना हल्का से, और उसमें 1 चम्मच ऑयल डालना, वो तुम्हें ऊपर ही लेयर पे दिखेगा बेटा, वो डूबेगा नहीं. So water and layer are emulsions are unstable. So emulsions are stabilized by stabilizing agents. So this is very important. Sir, that depends on density. यस यस, डेंस नहीं, हाँ डेंसिटी भी डिपेंड करता है बेटा, बट जनरली ऑयल हल्के होते हैं वाटर से, जनरली है ना. तो वाटर की सरफेस पे जनरली ऑयल मतलब आपको तैरता हुआ मिल जाएगा. हम घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चाहे तो, बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना. यस सर. करेक्ट, इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, बट एक्चुअल में वी कैन सी द सेपरेट लेयर्स. वो बहुत कम मिक्स होता है बेटा वाटर और ऑयल, और वो क्या होते हैं थोड़े अनस्टेबल Yes, भी sir. होते हैं. तो उनको स्टेबल बनाने के लिए, प्रॉपरली मिलाने के लिए क्या करते हैं कि देखो कैसे स्टेबलाइज किया जाता है बेटा. तो फर्स्ट टाइप जो ऑयल वाटर है आर स्टेबलाइज्ड बाय प्रोटीन्स, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स. तो अपने दूध में जैसे प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन्स की वजह से वो एक तरह से स्टेबल रहते हैं दोनों. इसी तरह वाटर ऑयल इमल्शंस आर स्टेबलाइज्ड बाय मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स. तो मतलब हमारे पास में जो ये बटर वगैरह हो गए, इनको यदि करना है तो फैटी एसिड्स, मेटल सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं इनमें, साथ में लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए, या फिर एल्कोहल्स का भी यूज किया जाता है, बहुत बड़ी चेन एल्कोहल्स वगैरह का यूज किया जा सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द वे जिसकी हेल्प से इनको प्रिजर्व रखा जा सकता है काफी लंबे टाइम तक. तो अगेन 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट. आ गई बात समझ में? तो छोटी छोटी चीजें हैं. एग्जाम्पल Yes, sir. पूछ ले, ऑयल इन वाटर तो याद रहना चाहिए, वाटर इन ऑयल तो याद रहना चाहिए. वैसे तो याद रह जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत आसान है. वाटर इन ऑयल का मतलब ऑयल ज्यादा है, फेट ज्यादा है, फेट ज्यादा याद रखो, बटर हमेशा याद आ जाएगा तुरंत. गुड. यस सर. हाँ तो जल्दी से पूरा करो इसको, लिखो फटाफट से.
क्विकली पूरा करो बेटा इसे। सर डन। लिख लिया। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, क्विकली आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। यस सर। चलो अब बेटा भले मत लिखना थोड़ी देर, और थोड़ी देर अब इसको समझेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। इसे लिखने का काम नोट्स में डब्लू है, क्योंकि छोटा सा पोर्शन बचा है। कैटेलिस्ट इज अ वेरी बेसिक पोर्शन, यू ऑल नो। बस एक मैकेनिज्म कैटेलिस्ट का आएगा बेटा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज कैटेलिस्ट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कैटेलिस्ट। तो क्या होता है कैटेलिस्ट? अरे बता तो दो, पता है कि प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया है। सर जो रिएक्शन स्पीड इंक्रीज करता है। सर रिएक्शन की रेट डिक्रीज को कर देना सर, चेंज रेट ऑफ करता है बेटा, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज डिक्रीज भी कर सकता है। बेटा देखो ये Poison शुरुआत का catalyst। इंट्रोडक्शन है, देयर इज नो नीड टू राइट दिस, सीधा यहां से शुरू करना, ठीक है। राइट फ्रॉम हियर ए सब्सटेंस, और यहां से इवन ए सब्सटेंस which change the speed of reaction without being used up itself is called a catalyst. The phenomenon of increasing the rate of reaction by use of catalyst is called catalysis. Is it clear? बेटा बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। व्हाट इज कैटलिस्ट? सब्सटेंस जो किसी भी रेट की स्पीड, विच चेंज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, और यू यूज द रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? बेटा आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. यस सर। चलिए अब देखो क्यों बोला जाता है कि चेंज द स्पीड, क्योंकि दोनों तरह के होते हैं बेटा। पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट, सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, एंड नेगेटिव सब्सटेंसेज विच डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो बेटा इंक्रीज करने में रेट की यदि बात करते हैं हम, तो एक बहुत अच्छी रिएक्शन दे रहा हूं जो हम लगभग सब जगह यूज करेंगे। N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3। इस रिएक्शन में बेटा आयरन यूज होता है, तो ये आयरन जो है यहाँ पे, दिस वर्क्स एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आयरन कैसा काम करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। और नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए बेटा ये रिएक्शन हम ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान से देखिए, पोटेशियम क्रोमेट इज इजीली डिसोशिएटेड लो टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा नहीं, ये तो भी रिएक्शन नहीं आएगी। फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट कोई रिएक्शन याद आ रही है मुझे, यही रिएक्शन ले लो, N2 plus 3H2 in presence of carbon monoxide. So CO here work negative catalyst, जो रिएक्शन रेट को कम कर देता है। आगे बात समझ में? CO इज नॉट कोबाल्ट, कंफ्यूज ना हो, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट? यस सर। गुड, Yes, sir. बिल्कुल बेसिक। जो स्पीड को बढ़ाएगा पॉजिटिव, जो घटाएगा वो नेगेटिव। आगे देखो बेटा ऑटो कैटलिस्ट। अब ऑटो कैटलिस्ट नाम से ही है, ये थोड़ा हटके है। देखो बेटा ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करे। ऐसी रिएक्शन
जिसमें कोई प्रोडक्ट मेनली रिएक्शन उसका काम करे, किसका, कैटेलिस्ट का। तो देखो बेटा, व्हेन अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ इज अ कैटेलिस्ट फॉर द सेम रिएक्शन देन इट इज नोन एज ऑटो कैटेलिस्ट। सो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज कैटेलाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। मतलब ये जो एसिड बनता है यहाँ पे, यही कैटेलिस्ट काम करता है। तो यहाँ पे एसिड कैसा हो जाएगा, एसिड इज ए ऑटो कैटेलिस्ट। आर यू गेटिंग इट बेटा? देखो सिंपल टर्म्स है क्या, किसी रिएक्शन में यदि बनने वाला प्रोडक्ट ही किसका काम करने लगे, कैटेलिस्ट का, देन वी कॉल इट अ ऑटो कैटेलिस्ट और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑटो कैटेलिसिस। तो आपका ये जो एसिटिक एसिड बनता है, दिस बिहेव लाइक कैटेलिस्ट इन दिस रिएक्शन। तो जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे रेट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल, बात समझ आ गई। ऑटो कैटेलिस्ट जब बहुत नो कॉमन फिनोमिनल, पॉजिटिव कैटेलिस्ट रिएक्शन रेट बढ़ाना, नेगेटिव कैटेलिस्ट रिएक्शन रेट घटाना, ऑटो कैटेलिस्ट प्रोडक्ट ही कैटेलिस्ट का काम करने लगे, देन वी कॉल इट ऑटो कैटेलिस्ट। दीज आर वेरी वेरी बेसिक थिंग्स चिल्ड्रन। अब बेटा देखो क्लासिफिकेशन कैसे होता है इसका। क्या बेटा बोलो? सर लिखी नहीं थी। अरे लिख लेना बेटा, बाद में लिख लेना, ठीक है। बेसिक है, जस्ट राइट इट डाउन आफ्टर द क्लास, ठीक है बेटा। खत्म कर लेते हैं, नहीं ये होगा नहीं, फिर बिना काम आगे और खींचेगा एक अगले बार जब क्लास लेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलिसिस, तो बेटा कैटेलिसिस को मेनली दो तरह से बांटते हैं हम, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। पता चल गया होगा। तो होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट सबकी स्टेट सेम होगी। तो इन शॉर्ट में लिखना है स्टेटमेंट, when reactant, product and catalysts have same। तो जब ऐसा होता है तो हम उसको होमोजेनियस कैटेलिस्ट बोलते हैं। सो इन दीज रिएक्शंस द कैटेलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज एंड आर कॉल्ड होमोजेनियस कैटेलिटिक रिएक्शन। इतना इतना लिखना केवल, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, उससे आगे का ये लिखने की नीड नहीं है। जस्ट डेफिनेशन। सेम फेज क्या बेटा? सेम फेज का मतलब यहाँ पे स्टेट लिक्विड या गैस या सॉलिड, सॉलिड लिक्विड या गैस, ठीक है। ओके सर। फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस, ठीक है ना। तो सेम फेज का मतलब सेम स्टेट, ऐसा समझ लो, सेम फेज या सेम स्टेट, दोनों वर्ड होते हैं। फेज भी होता है बेटा, फेज चेंज पढ़ा है हमने, जैसे फेज चेंज मतलब एक से दूसरे फेज में जाना, रिमेंबर, इस वर्ड से याद आ गया होगा। तो एग्जाम्पल, उसके बाद सीधा एग्जाम्पल लिखना बेटा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, SO2 प्लस O2 गिविंग SO3। यहाँ NO गैस, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है अपने पास में, दिस वर्क्स लाइक ए कैटेलिस्ट एंड दिस इज अ होमोजेनियस कैटेलिस्ट रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से आसान है काफी। बस ध्यान रखना है बेटा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, दैट्स इट, और कुछ ध्यान रखने की नीड नहीं है यहाँ। हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट, व्हेन कैटेलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज देन द रिएक्टेंट्स। यदि कैटेलिस्ट का फेज डिफरेंट है तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट। अब अगेन आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्पल देखो बेटा। N2 प्लस 3H2, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, और इससे बनने वाला NH3 भी गैस होता है। बस यहाँ पे कैटेलिस्ट जो होता है आयरन, दैट इज सॉलिड। तो किस तरह का एग्जाम्पल हो गया ये, आयरन कैसा कैटेलिस्ट हो गया यहाँ, आ रहा है ना समझ में बेटा? देखो ये रिएक्शन बहुत जोरदार रिएक्शन है। यहाँ पे कोई कैटेलिस्ट पूछे तो वहां पे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल में आप आयरन वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, मतलब N2 प्लस 3H2 टू NH, F इज कैटेलिस्ट। कोई पूछे पॉजिटिव कैटेलिस्ट, ये दे दो। कोई पूछे नेगेटिव कैटेलिस्ट, सेम रिएक्शन, बस कैटेलिस्ट बदल गया, यहां बस नहीं आएगी ये काम में। कोई पूछे हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट, सेम रिएक्शन। बात समझ पा रहे हैं हम? यस नो, बिल्कुल बेसिक। हेट्रोजीनियस, देखो इसकी स्टेट सेम नहीं है, ये गैस है, ये सॉलिड है। आगे देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ कैटेलिटिक एक्टिविटी। इसका एक मैकेनिज्म हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इन काइनेटिक्स। इन काइनेटिक्स वी स्टडीड
एक्टिवेशन एनर्जी मैकेनिज्म। तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला मैकेनिज्म आई होप आपको रिमेंबर होगा बेटा कि ऐसे यदि रिएक्शन होती है तो वो ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट, और सारी स्टडी हम कर चुके हैं इसमें काइनेटिक्स में, रिमेंबर है? Yes, sir. यहाँ पे हम सीखेंगे बेटा एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे जो हम सीखते हैं दैट इज मेनली एडजॉर्प्शन रिलेटेड मैकेनिज्म। तो होता क्या है वैसे आप सबको पता है, एक बार क्विकली रीड आउट भी कर लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स डिफ्यूज होते हैं सरफेस पे, फिर एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस, फिर एडजॉर्ब होंगे बेटा, सबको एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं एग्जांपल से, डू नॉट वरी। फिर अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट व्हिच फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट। Desorption of product molecule from the surface because of lack of its affinity to the catalyst surface, by which the surface is now available for adsorption of new reactant molecules. Diffusion of product molecules away from the surface of catalyst. तो बेटा मतलब क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सभी बच्चों को ये रिएक्शन याद होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। कितने बच्चों को रिमेंबर है? अ वेरी फेमस रिएक्शन Yes, sir. Give CH single CH3. हाइड्रोजनेशन। किस तरह से वर्क करती है बेटा? ये जो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की सरफेस होती है वो पूरी प्रोसेस इससे एक्सप्लेन हो जाएगी। लेट्स से बेटा ये सरफेस है निकल की, तो ये हाइड्रोजन देखो, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, और अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट। तो अब क्या होगा, हमारे पास में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, तो ये हाइड्रोजन सबसे पहले जाती है इसकी तरफ। तो ये हाइड्रोजन क्या करती है, इसके पोर्स में जाके बैठ जाती है, ऐसे इसके साथ में रिएक्शन कर लेती है, बनाना शुरू करती है बॉन्ड। और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 भी इसके पास में घूम रहे होते हैं ऐसे। तो अब क्या होता है बेटा कि ये हाइड्रोजन सरफेस के साथ में अच्छी बॉन्डिंग करने लगती है, ये कैटलिस्ट जो है कैटलिस्ट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगती है यहाँ पे। तो ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाता है, आपस का बॉन्ड, दिस बॉन्ड वीकन्स, ये बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा, वीक हो जाता है। तो अगेन ये प्रोसेस आ गई, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट व्हिच फॉर्म्स इंटरमीडिएट। तो ये कैटलिस्ट और ये आपस में थोड़ी बहुत रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है कि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये इसके साथ में जुड़ना चाह रही है। फिर डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अफिनिटी ऑफ द कैटलिस्ट सरफेस। अब क्या होगा बेटा, जैसे ये बॉन्ड वीक हुआ, ये दूसरा रिएक्टेंट इसी की ताक में बैठा है कि कब इनके बॉन्ड वीक हो और कब ये दोनों आपस में इसके साथ में आपस में जोड़ ले। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ये आपस में टूटते हैं ऐसे कैटलिस्ट, ये एक आपके ऑर्गेनिक में सीखोगे ये रेडिकल बनाते हैं और वो इससे फटाक से बॉन्डिंग कर लेता है, और इसकी बॉन्डिंग होके फिर जो इसकी परमानेंट ये जो सब्सटेंस बनाते हैं, कोई इसके साथ बॉन्ड करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, CH3CH3। So the bonding of CH3 is not as strong as the bonding of hydrogen with the catalytic surface. So this moves away, और इसके मूव करने से फिर से यहाँ खाली जगह हो गई, फिर से एक्सेस हाइड्रोजन आने लगेगी यहाँ पे, और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करते जाएगा। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो 10th क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस होता है, रिमेंबर है क्या हमें? यस सर। तो ट्रूली स्पीकिंग बेटा देखो, ये तो रट्टाफिकेशन है, वैसे डू नॉट वरी, नो वन इज गोइंग टू आस्क, काइनेटिक्स ही ज्यादा पूछते हैं, बट एट ऑल इफ समवन आस्क्स वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन एंड वी कैन एक्सप्लेन इन आवर ओवन वर्ड्स कि रिएक्टेंट्स go to the surface of catalyst, the bonds between reactants gets weakened and reactants combine together to form a new product, and the bonds of new product with catalyst are not as strong as the earlier one, hence it goes away from the surface and then the process keeps on repeating like that। और ये थोड़ा सा लैंग्वेज टर्म्स में याद कर सकते हैं, then it's also fine। तो मैकेनिज्म में यदि प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म समझ आ रहा है हमें? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाके बैठेंगे बेटा, कोई ना कोई, जरूरी नहीं दोनों बैठे, दोनों भी समझ सकते हो, कोई एक मॉलिक्यूल जिसकी ज्यादा अफिनिटी होगी वो प्रिफर होगा।
वो जाके बैठेगा तो उसकी वजह से उसके बॉन्ड वीकन होंगे, और इसी मौके का तलाश दूसरा रिएक्टेंट करता है, वो उस पर छपाक से अटैक मार के उसके साथ में रिएक्शन कर देता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी अफिनिटी सरफेस के साथ इतनी नहीं होती जितनी पहले थी, मतलब हाइड्रोजन या उसकी, तो वो छोड़ के चला जाता है, और इस तरह से आपकी रिएक्शन कीप ऑन गोइंग होती रहती है। गुड। यस, आगे बढ़ूं मैं? हाँ ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, मैकेनिज्म के एडवांटेज क्या क्या है इस थ्योरी के, एडजॉर्प्शन थ्योरी के। पहला, ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इट इज रीजनरेटेड अगेन इन, मतलब थोड़ा सा कैटलिस्ट ले लो, वो वापस बनता रहता है रिएक्शन में। नेक्स्ट बेटा, द कैटलिस्ट डज टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट्स मास एंड कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट पार्ट तो लेता है बट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड इट रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि वो वापस उसी हालत में रहता है, उससे हटके चले जाता है। इफ कैटेलिटिक पॉइजन्स आर प्रेजेंट दे प्रेफरेंशियली गेट एडजॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, दिस हिंडर्स द एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पॉइजन आगे मैंने लिया है शायद, हाँ है, ये अभी थोड़ी देर में समझूंगा बेटा ये वाला पॉइंट, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। बाकी ये दोनों पॉइंट क्लियर है बेसिक है बिल्कुल, कि कैटेलिटिक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड एंड कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। गुड। यस और नो? Yes, sir. इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा जस्ट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। So see, catalytic promoter. So what is catalytic promoter? A substance which increase the activity of catalyst. So those substances which when added with catalyst in the reaction mixture increase the activity of catalyst are called catalyst promoter. यहाँ पे सेम रिएक्शन आ रही है बेटा, देखो N2 plus 3H2 FeMO, यहाँ पे MO is molybdenum, this acts as catalyst promoter. तो बेटा ये जो थ्योरी है हमारी, जो हमने अभी एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी, वो ये एक्सप्लेन नहीं करती कि ये प्रमोटर कैसे वर्क करता है। सो व्हाट वी कैन से, एडजॉर्प्शन थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ प्रमोटर, यही पीछे लिखा हुआ था एक तो नोट। कि बेटा बात समझ में आई, नाम से पता चलता है, देखो कैटलिस्ट प्रमोटर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए, फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम हियर वर्क्स एज कैटलिस्ट प्रमोटर। सिमिलरली कैटलिस्ट इनहिबिटर, और वी आल्सो कॉल इट कैटलिस्ट पॉइजन, व्हाट दीज डू, उल्टा, substances which decrease the mixed in reaction mixture decrease the activity of catalyst are called the catalytic inhibitor. So again यहाँ पे भी हम देखो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड कर दे आयरन के साथ में, तो ये इसकी प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम इसके साथ इंक्लूड कर दे, देन इट बिहेव लाइक ए इनहिबिटर फॉर द रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा एक्टिविटी थ्योरी कहती है दिस inhibitor occupies the surface and leave less surface for reactants. तो ये क्या करता है बेटा, ये सरफेस ऑक्यूपाई कर लेता है और अपनी सरफेस को कम कर देता है रिएक्टेंट के लिए, तो इस वजह से आपका ये इनहिबिटर की तरह काम करने लगता है, और ये एक्सप्लेन भी हो रहा है कैटालिटिक थ्योरी से। कुछ पूछना है तो बताओ। मैं आगे बढ़ू, इज इट क्लियर व्हाट इज कैटलिस्ट पॉइजन और कैटलिस्ट इनहिबिटर? Yes, sir. नाम से पता चलता Yes, है बेटा, sir. देखो ये बहुत बेसिक है, नाम से पता चलता है, तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं होती, बस एग्जांपल ध्यान रखना, कैटलिस्ट प्रमोटर जो प्रमोट करे, कैटलिस्ट इनहिबिटर जो इनहिबिट करे, दैट्स इट। आगे बढ़े हम। Yes, sir.
अब कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा यहाँ पे, देखो इसको। देखो बेटा, catalysts are only responsible for the change in velocity of chemical reaction, their chemical composition amount do not change। मतलब वो केवल और केवल केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज करते हैं, वो खुद चेंज नहीं होते हैं, वो एक भी तरह से खुद से चेंज नहीं होते। ठीक है बेटा, बिल्कुल कॉमन है। कैटलिस्ट केवल और केवल रेस्पॉन्सिबल होते हैं वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन स्मॉल अमाउंट इन रिएक्शन मिक्सचर इज सफिशिएंट। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होती, छोटा सा भी सफिशिएंट होता है। बिल्कुल कॉमन पॉइंट से जो अभी तक हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे। फॉर ईच रिएक्शन देयर इज ए स्पेसिफिक कैटलिस्ट, इट मींस सिंगल कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज ऑल द रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा जाता है किस तरह से। इसको शॉर्ट में वन लाइन बोला जाता है, कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर मतलब कैटलिस्ट जो है, एक रिएक्शन के लिए कोई कैटलिस्ट है तो जरूरी नहीं हो सबके लिए काम करेगा। मतलब जरूरी नहीं हर जगह हम आयरन डाल दें, यदि आयरन हमारे हेबर्स प्रोसेस में काम में आता है तो। फोर्थ पॉइंट, कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीज द वेलोसिटी। मतलब क्या होगा इसका कि यदि मेरे पास मान लो रिएक्शन नहीं हो रही, N2 plus 3H2 give to NH3, if reaction is not occurring, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही है, मतलब मान लो कंडीशन ऐसी है कि वो इस रिएक्शन को नहीं करवा सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन बेटा रिएक्शन को करवाने की। चाहे तुम 1 क्विंटल आयरन ऐड कर दो इसमें तो भी रिएक्शन नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आर यू गेटिंग इट? बेटा कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरू नहीं करवा सकता, यदि रिएक्शन हो रही है तो रेट को इंक्रीज कर सकता है। इट कैन नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरू नहीं करवा सकता है। प्लीज पे अटेंशन, यदि रिएक्शन नहीं हो रही है कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट इट। कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट इट। देन व्हाट कैटलिस्ट डू, क्या करता है? रेट चेंज करता है। रेट को केवल चेंज करता है। अगला पॉइंट देखो बेटा, इन रिवर्सिबल रिएक्शंस कैटलिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन सेम वे। मतलब कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उसी तरह से अफेक्ट करता है जैसे बैकवर्ड रिएक्शन को करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, कोई फर्क नहीं आता। मैं इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? मान लो यहाँ पे सुपरमैन है और यहाँ पे मैन है, और दोनों के बीच में लड़ाई होनी है, सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, ठीक है? तो बैटमैन फेन, तो बेटा दोनों के बीच में लड़ाई होनी है। सपोज करो लड़ाई करने के लिए दोनों अपनी अपनी जगह से दौड़ना शुरू करते हैं, और लेट से दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं बेटा इस पोजीशन पे, ठीक है? तो सुपरमैन इतना चला और बैटमैन इतना दूर चला लड़ाई में। ये था नॉर्मल स्पीड, मतलब तुमने नॉर्मल स्पीड पे टीवी देख रहे थे तुम। अब तुम्हें क्या पिक्चर मान लो दोबारा देख रहे थे या बोर कर रही थी पिक्चर, तुमने क्या किया, उसकी स्पीड को 1.25 पे कर दिया। तो क्या हमने पिक्चर की स्पीड को बढ़ा दी? आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। कितने लोगों को लगता है कि अब के बार ये यहां नहीं कहीं और मिलेंगे? डू यू थिंक कहीं और मिलेंगे? नो सर। क्या यहीं पे मिलेंगे? बट क्या मिलने की स्पीड Yes, फास्ट sir. हो जाएगी? अरे बिल्कुल कॉमन है भाई, ये तो कितना प्यारा एग्जाम्पल से समझाया है। भाई बैटमैन सुपरमैन लड़ने वाले थे, यहाँ मिलने हैं, तुम स्पीड बढ़ा दोगे या कम कर दोगे? क्या वो कहीं और मिलने लगेंगे क्या? नहीं। मतलब स्पीड बढ़ाना या कम करना दोनों को अफेक्ट करेगा, इन दोनों के मोशन को अफेक्ट कर रहा है वहां। सिमिलरली आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसमें स्पीड बढ़ाना या कम होना दोनों साइड अफेक्ट करता है। जिस इंस्टेंट पे उनको मिलना था उसी इंस्टेंट पे मिलते हैं। क्लियर?
अरे समझ में आता है क्या? Yes, sir. चलिए, catalysts are more active at a particular temperature only. When change in temperature, their activity is affected. बेटा this is common normal thing. टेम्परेचर पे भी कैटलिस्ट का बिहेवियर डिपेंड करता है. यदि कैटलिस्ट को बदलते हैं तो इवन रिएक्शन तक बदल जाती है. टेम्परेचर से रिएक्शन की रेट तक बदल जाती है, तो कैटलिस्ट तो बदलेगा ही बदलेगा, कैटलिस्ट का बिहेवियर. सो दिस इज अबाउट कैटलिस्ट. हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए बेटा. बिल्कुल बेसिक बेसिक रूल्स है, बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है. 2 पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दिया बेटा. इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, बोथ फॉरवर्ड और रिवर्सिबल दोनों को सेम वे में अफेक्ट करता है. डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम. ये कर लेना बेटा यार, ठीक है. और उसके लिए अपना सुपरमैन और बैटमैन की फाइट वाला एग्जांपल इज द बेस्ट. क्लियर? इज दैट गुड? Yes, sir. ठीक है बेटा. तो इसको कंप्लीट करेंगे, हम पढ़ेंगे अच्छे से. जब आपका ये हो जाएगा पूरा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में हम टेस्ट रखेंगे इनका, फिजिक्स में भी करंट का और इसमें भी सरफेस का. तो दोनों को प्रिपेयर करना है अच्छे से. ऑल राइट? Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू. विल मीट अगेन. और मैथ्स वाले ठीक है बच्चे सर. मैथ्स की क्लास ज्वाइन करें टाइम पे.